सबसे डिफिकल्ट केस आपने क्या डील किया अपनी लाइफ में और क्या उस केस ने आपको सिखाया? आई थिंक अब कोई भी केस डिफिकल्ट नहीं लगता, पर सिखाया बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात रही है कि जो दिख रहा है एज ए लॉयर हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये यही है। सर, सुप्रीम कोर्ट का लोगो है कि जीत वहीं है जहां धर्म है। आपके अनुसार न्याय क्या है? एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाहूँगी, और क्या हमेशा न्याय होता है? तो जस्टिस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं कि ये जस्टिस हो गया, ये जस्टिस नहीं हुआ। अगर ये परिभाषा ऐसे होने लगती तो शायद हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती, या सुप्रीम कोर्ट के स्मॉलर बेंच के डिसीजंस को लार्जर बेंच रिवर्स नहीं करता। तो भगवत गीता का एक गाइडलाइन जो है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसको एक्चुअली में लाइफ में कैसे फॉलो किया जाए? आपके पास कर्म करने का अधिकार है, जजमेंट देना तो बेंच का काम है। बार की साइड से, लॉयर्स की साइड से, बार और बेंच हम दो कनेक्ट करते हैं सदा। बार का कर्म करना अपना काम है, जजमेंट जज ने देनी है, बेंच ने। सो एज ए लॉयर वी डू अवर बेस्ट एफर्ट्स। हम पूरी कोशिश करते हैं, ईमानदारी से करेंगे कि हम बातों को प्रॉपर अच्छे तरीके से पोजीशन करें, प्लेस करें। जजमेंट हमें नहीं देनी है। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। यतो धर्मस्ततो जय, ये जो शब्द मैंने कहे ये हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय का मोटो है, जिसका मतलब है जहां धर्म है वहीं जीत है। देखिए, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हम धर्म को कहीं ना कहीं रिलीजन से एसोसिएट कर देते हैं, पर धर्म हमारी ड्यूटीज भी हैं, जैसा कि भगवत गीता कहती है। आज के जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनका ये मानना है कि स्पिरिचुअलिटी सिर्फ कोर्ट रूम तक ही लिमिटेड नहीं है। वो एक बहुत बड़े एडवोकेट हैं इंडिया के, और उन्होंने स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से बहुत से केसेस के साथ डील किया है। देखिए, मैं मानती हूँ कि कोई भी प्रोफेशन हो, स्पिरिचुअलिटी हर प्रोफेशन में हमारी हेल्प कर सकती है। और आज हम जानेंगे एक एडवोकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअलिटी क्या है, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को और दूसरों की लाइफ को बेहतर बनाया स्पिरिचुअलिटी से। आज पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं राकेश के शर्मा जी। सर, आर प्लेजर। और आज बहुत ही एक इंसाइटफुल डिस्कशन हमारी ऑडियंस को मिलने वाला है, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं लेकिन आज हम धर्म को भी उसमें लेकर आ रहे हैं। आज हम एडवोकेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पिरिचुअलिटी को समझने वाले हैं, तो बहुत ही एक यूनिक पर्सपेक्टिव आज हमें मिलेंगे। और स्पेशली जो हमने ऑफ द कैमरा डिस्कशन किया उसके थ्रू तो मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो सर, अगर मैं देखती हूँ एज एन आउटसाइडर, एडवोकेसी को अगर मैं समझती हूँ तो एक टफ जॉब लगती है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बहुत रूल्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, आपको एविडेंस को देखना पड़ता है। लेकिन एक आपके अंदर की आवाज़ भी होती है, एक आपके अंदर का इंट्यूशन होता है जो आपको कहता है कि जो हमें एविडेंस दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है। आपको ये बात पता होती है। तो ये चैलेंजेस जो आते हैं एविडेंस के बीच में और आपके इंट्यूशन के बीच में, आप इसे कोर्ट रूम में कैसे बैलेंस करते हैं? विजडम, दैट्स द बेस्ट वे। देखो, जब हम व्हेन वी टॉक अबाउट द इंट्यूशंस, तो इंट्यूशंस का मतलब क्या हुआ? माय इनर वॉइस। वी ट्राई टू मैच अप आवर इनर वॉइस विद द थिंग्स बिफोर अस। बहुत बार लॉयर का तो रोल ही ये होता है कि जो दिख रहा है उसको भी समझना और साबित करना कि वो सच है या नहीं है। तो जब हम कोर्ट रूम में रहते हैं तो एविडेंस क्या है ये मैटर नहीं करता। ये मैटर करता है कि इस एविडेंस में कोई सच्चाई है या नहीं है। तो जो हम एविडेंस के ऊपर जाते हैं तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम किस प्रकार उस एविडेंस में से सच को निकालकर बाहर लाएं, और हमें काफ़ी हद तक उस एविडेंस में वो चीज़ें तलाशनी पड़ती है। और उस सच को लाने के लिए हमें उस एविडेंस को या उन विटनेसेस को एक तरह से क्रॉस करके, जिरा करके, उन चीज़ों के लिए फैक्ट्स को कुरेद कर बाहर निकालना पड़ता है। सबसे डिफिकल्ट केस आपने क्या डील किया अपनी लाइफ में, और क्या उस केस ने आपको सिखाया? इतने
3 से ज़्यादा दशक हो गए हैं वकालत के, तो आई थिंक अब कोई भी केस डिफ़िकल्ट नहीं लगता। पर सिखाया बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात रही है कि जो दिख रहा है एज ए लॉयर, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि ये यही है। बहुत बार हमें अपने क्लाइंट की और जो दूसरी साइड की स्टोरी है उनको समझकर जो सच है उसी के ऊपर काम करना पड़ता है। तो डिफ़िकल्टी या लर्निंग ये रेगुलर प्रोसेस है जिसमें हम कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से हम वाइजनेस से, अपनी विजडम से, अपनी लर्निंग एक्सपीरियंस से उन ट्रुथफुल चीज़ों को ऑनेस्टी से, मोरालिटी को ध्यान रखते हुए बाहर लेकर आए। सर, आपकी लाइफ का ये जो 38 इयर्स हैं बीइंग अ लॉयर, इनमें आपने सबसे डिफिकल्ट केस कौन सा हैंडल किया है? एक ऐसा केस जिसने आपको पर्सनल लेवल पे बहुत ट्रांसफॉर्म किया, बहुत कुछ सिखाया। आई थिंक अगर मैं तकरीबन 20 साल पीछे चला जाता हूँ तो एक मैटर मैंने हैंडल करा था जिसमें कोल ट्रैवल करता था और उस कोल को अनलोड करा जाता था। अनलोड करके तो उसके ऊपर फ्रेट चार्जेस लगते थे। अब एक वैगन पूरी भरी हुई ट्रेन की जितनी रहती है तो उनमें कोल आया और कोल को अनलोड करा गया स्टेशन पर। स्टेशन पर अनलोड करके वो दे दिया गया और जब वो चला गया तो ये बताया गया रेलवे ने कि इसकी जो मेज़रमेंट थी वो गलत हो गई हमारे से, और एक्चुअल मेज़रमेंट के अनुसार इसकी फ्रेट जो है वो तकरीबन 3 टाइम्स थी। सो वो एक बड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो गया। अब हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं था कि हम उस कोल को दोबारा से मेज़र कर सके, जांच सके, तो हमने रेलवे को इसके ऊपर चैलेंज करा। जब हमने रेलवे को इस पर चैलेंज करा कि आप अपने एविडेंस दिखाओ कि आप 3 टाइम्स हमारे से फ्रेट कैसे ले सकते हो, तो रेलवे ने अपने डॉक्यूमेंट्स शो कर दिए। अब इस स्टेज पर हमें रिबट करना था कि रेलवे के ये चार्जेस गलत हैं। तो हमने उस कोल को जो वहाँ से हमने उठाकर सेल करा था, हमने उन सभी के डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करके कोर्ट में प्लेस करे कि जब हमने ये इतना सामान इतना बेचा है एज पर अवर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो रेलवे इसको कैसे क्लेम कर सकती है। तो कोर्ट ने कहा कि देखो ये आपका एविडेंस है पर रेलवे का एक एविडेंस इम्पार्शल है क्योंकि उसमें उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको जस्टिफाई करना है कि रेलवे इनकरेक्ट है। ओनस जिसे हम कोर्ट में अक्सर मानते हैं कि जिम्मेवारी वहां पर हमारे ऊपर आ गई। तो वो जो केस था उसने मुझे सिखाया कि कैसे हमें अपने केसेस में अपनी ओनस को, अपनी जिम्मेवारी को सबसे पहले निभाना है। और उस केस को मैंने एक लाइफ लॉन्ग एक लर्निंग बना लिया कि जब भी अगर कोई मेरे पास केस आएगा तो सबसे पहले मुझे समझना है कि इसमें मेरी क्या क्या जिम्मेवारी है, मुझे क्या कोर्ट में कल को साबित करना है। मुझे ये नहीं इंतज़ार करना कि दूसरी साइड ने ये प्रूफ करना है या डिसअप्रूव करना है, जिसे हमें एक एविडेंस एक्ट का एक हिस्सा है कि प्रूफ, नॉट प्रूफ, डिसअप्रूव। तो हमें डिसअप्रूव करने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, हमें अपनी बात को कोर्ट में साबित करना है कि हमें प्रूव करना है ताकि हम उस लर्निंग से उस केस को जीत सकें। सो दिस वाज, आई शुड से, कि बिगेस्ट स्टेप जिससे मुझे ट्रायल्स का एक लर्निंग स्टोन मिला कि मुझे अपने केस को खुद साबित करना है। आई डोंट हैव टू वेट कि दूसरी पार्टी आएगी, मैं उसको चैलेंज करूंगा। सर, सुप्रीम कोर्ट का लोगो है कि जीत वही है जहां धर्म है। आपके अनुसार न्याय क्या है? एक स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मैं पूछना चाहूंगी, और क्या हमेशा न्याय होता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमारा हेड है जी। फॉर ऑल द लॉयर्स एंड जजेस। यतो धर्मस्तते जय, ये सुप्रीम कोर्ट का मोटो है जो हमारी वेबसाइट पर टॉप पर रहता है और हम इसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ धर्म किसी रिलीजन से नहीं कनेक्ट होता, बिल्कुल। यहाँ धर्म का कनेक्शन सीधा
कर्तव्य से है, और वो कर्तव्य जो राइटफुल हो, जो एक ईमानदारी से निभाया गया हो, और वो कर्तव्य जो अपनी क्षमता से निभाया गया हो। अगर मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल नहीं करता तो मैं एक अपना कार्य पूरा नहीं करता। मैं इसको थोड़ा दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूँ कि एक युद्ध चल रहा है, वहाँ पर अलग अलग तरह के सैनिक हैं। किसी एक सैनिक में इतनी क्षमता है कि वो 100 लोगों को, 100 दुश्मन के सिपाहियों को मार सकता है। किसी में ये क्षमता है कि वो 10 को मार सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि इसने कम एफर्ट करा या उसने कम करा। इसी प्रकार जब हम ओथ लेते हैं, जुडिशरी में हम ओथ देखते हैं कि कोई भी जजेस ओथ लेते हैं, तो वो 3 बातों का अवश्य ध्यान रखते हैं। पहला, वो कहते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर कार्य कर रहे हैं, कि हम उसका सम्मान करेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार हम जो बेस्ट है वो हम मोरालिटी से, एथिक्स से, ऑनेस्टी से डिलीवर करेंगे। तो जस्टिस ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको हम मेज़र कर सकते हैं कि ये जस्टिस हो गया, ये जस्टिस नहीं हुआ। अगर ये परिभाषा ऐसे होने लगती तो शायद हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाती, या सुप्रीम कोर्ट के स्मॉलर बेंच के डिसीजंस को लार्जर बेंच रिवर्स नहीं करता। बहुत सारे ऐसे रिसेंटली भी चेंजेस हुए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन लिया और फिर उसके लार्जर बेंच ने उसको रिवर्स कर दिया। तो क्या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि पहले जस्टिस नहीं था, अब जस्टिस हुआ है? ऐसा नहीं है। जस्टिस का मतलब है कि जो मेरी क्षमता है, उस क्षमता के आधार पर मैं ईमानदारी से अपनी तरफ से जो डिलीवर कर सकता हूं, परिणाम, रिजल्ट, ऑर्डर, वो मेरी तरफ से जस्टिस है। पर जस्टिस कोई ऐसी टर्म नहीं है कि जो 100% फूल प्रूफ हो गई। हो सकता है कि अगर लार्जर बेंच ने कोई डिसीजन दिया है, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फिर से रिवर्स कर दे, या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद परिस्थितियों के अनुसार फिर चीजें बदल जाएं और वो दिया गया फैसला फिर बदल जाए। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जो मोटो है, यथा धर्मस्तते जय, जहां धर्म है वहां जय है। तो मैं मानता हूं कि जस्टिस वही है जहां जय है और धर्म से उसका पालन करा गया है। धर्म मैं कनेक्ट करूंगा एक ड्यूटीफुल, एक रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य जो उसकी बेस्ट एबिलिटी से हो, वो नहीं कि जिसको हम कहें कि एक रिलीजियस सेंटिमेंट से लिया गया। अब ये जो हमारा ये यथा धर्मस्तते जय, ये गीता से आया जी। अब गीता में इसका क्या मतलब है? गीता में है कि अर्जुन ने अपना काम, धर्म से अपना ड्यूटी निभानी है। सेम अगर हम देखते करण जो अपोजिट साइड था, करण ने अपनी एक मित्रता वाली ड्यूटी निभानी थी, उसने वो कर्तव्य निभाना था, उसने ईमानदारी से वो कर्तव्य निभाया। तो इस तरह से धर्म अपना कर्तव्य निभाने से कनेक्ट होता है। एज ए जज, अगर जो मैं बेस्ट डिलीवर कर सकता हूँ वही मेरा धर्म है और मेरी तरफ से वही जस्टिस है। आप उस जस्टिस से या कोई व्यक्ति खुश नहीं है तो हमारे पास रास्ता है। एज ए लॉयर हम बहुत बार अपील में जाते हैं। अपील में जाते हैं तो हम ये अक्सर कहते हैं कि देखो ये फैसला गलत है, यानी वहां जो जजमेंट आई है वो गलत है। हम ये नहीं कहते कि जी ये जस्टिस गलत है। हम एक्यूज करते हैं जजमेंट को, जज को नहीं। वी डोंट एक्यूज जज। हम जजमेंट को गलत कह सकते हैं कि ये फैसले में ये बातों का ध्यान नहीं रखा गया, इस फैसले में ये बातें पूरी सार्थक तरीके से नहीं ली गई। परंतु हम कभी भी पर्सनल जज के ऊपर एलिगेशंस या एक्यूजेशंस नहीं लगाते। यही रोल लॉयर्स का है। एडवोकेसी यहीं से कनेक्ट होती है। एज ए एडवोकेट, एज ए ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, हमारा रोल ये है कि हम उस जजमेंट को एक्सपाउंड करें, उसका फिर से एक विश्लेषण करें, विश्लेषण करके ऊपर की अदालत में रखें कि देखिए इसमें ये कमियां हैं, ये परिस्थितियां बदल गई हैं, या उस जज ने इस बात को नहीं देखा, ये उनसे नजरअंदाज हो गई है। यानी
शायद उनकी क्षमता से बियॉन्ड थी, या उन्होंने इस बात को दूसरे नजरिए से देखा। तो जस्टिस कोई फैसला नहीं है, जस्टिस वही चीज है जो बेस्ट एफर्ट से, ईमानदारी से जो जजेस डिलीवर करते हैं, विच कीप्स ऑन चेंजिंग। जजमेंट बदलती रहती है। बट सर बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि उन्हें न्याय नहीं मिला। देखिए, ये हर व्यक्ति की अपनी धारणा है। हो सकता है कि अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि बहुत सारी ऐसी स्थिति आती है। एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो हमारी लॉ बुक्स में जब मैं स्टूडेंट था तब पढ़ी थी, कि एक बड़ा नोन केस रहा ये रियलिटी में, कि एक छोटी सी नाव पर कुछ लोग थे और वो समुद्र में भटक गए। उनको कोई दूर दूर तक किनारा नहीं मिल रहा था और वो ढूंढते रहे कि कोई किनारा मिलेगा, हम कुछ खा पाएंगे, कुछ करेंगे। कई दिन हो गए, भूख से सभी के मरने वाली स्थिति हो गई। और उस स्टेज पर उन लोगों ने ये सोचा कि हम क्यों ना अपने में से किसी एक को मार कर खा लें। बहुत ही एक अमानवीय, इनह्यूमन डिसीजन लिया गया और उन्होंने एक व्यक्ति को चुनाव करा और चुनाव करने के बाद एक को मारकर खा लिया। जब वो किनारे पर आए तो ये बात सामने आई, तो उन पर मर्डर का केस चला। तो कोर्ट ने ये कहा कि उन परिस्थितियों में या तो वो सभी मर जाते। जी। अब अगर हम उस व्यक्ति के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो उसके साथ तो बहुत ही अन्याय हो गया। बिल्कुल। तो ये हमारी एक देखने की, समझने की विचार शैली है कि हम किसी चीज को कैसे देखते हैं। मैं और एक उदाहरण देता हूं। एक सरकारी जमीन पर किसी ने घेर कर मकान बना लिया। जब मकान बनाया, अफसरों ने देखा, मैक पुलिस वालों ने देखा, सबने देखा, वो मकान बन गया, वो रहने लग गया। 20 साल के बाद एक बात आती है कि भाई तुमने सरकारी जमीन पर क्यों मकान बनाया। अब मुद्दा उसकी तरफ से देखेगी जी मैं 20 साल से यहाँ रह रहा हूँ, हाउस टैक्स दे रहा हूँ, बिजली पानी भर रहा हूँ, तो ये मैं मालिक हूँ। पर अगर आप इसको दूसरे एक लॉजिकल सोसाइटी के एंगल से देखा जाए तो वो सरकारी जमीन तो है ही है। तो किस पर्सपेक्टिव से आप किस चीज को देख रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये न्याय क्या है, हुआ या नहीं हुआ। अन्यथा दो व्यक्ति लड़ते हैं, एक हमेशा महसूस करता है कि मेरे को न्याय नहीं मिला, दूसरे को लगता है आज मुझे न्याय मिल गया। तो ये तो एक फाइट है, युद्ध है, अलग अलग विचारधाराओं में, अलग अलग फैक्ट्स में। एक लॉयर जिता रहा होगा, एक हरा रहा होगा, और हो सकता है कि अगली कोर्ट में अपील में जाकर ये स्थिति पलट जाए। तो न्याय अन्याय ये एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें मैं अपने अनुसार उन चीजों को नापने लगता हूं कि भाई मेरे अनुसार तो ये न्याय होना चाहिए था। तो ये मोरालिटी और ऑनेस्टी से दूर हो जाता है। सेम आपके जस्टिस की तरह ही है कि जस्टिस अगर मैं इंटरनेशनल लॉ में देखता हूँ, डोमेस्टिक लॉ में देखता हूँ, तो जस्टिस अगर हम ये इसको अब दूसरे एंगल पर समझते हैं, जो कानून की एक बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि लेट 100 criminals go scot free but one innocent should not be caught। ये बड़ी एक नॉर्मल हम मानते हैं कि आपने 100 लोग जिन्होंने जुर्म करा है उनको वो चाहे छूट जाए, पर एक इनोसेंट को कोई सजा नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से जो हम बात करते हैं कि न्याय हो रहा है या न्याय नहीं हो रहा है, ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, देखने का नज़रिया है। तो इसको हम सब्जेक्टिव वे से ना लेकर इसको एक व्यवहारिक तरीके से समझने की कोशिश करें कि किसी को लगेगा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, वो उसकी सोच होगी, क्योंकि कोई एक जीतेगा तो कोई हारेगा। जी। 2 प्लेयर्स फाइनल में जब किसी भी एक अवार्ड के लिए लड़ रहे हैं तो एक सेकंड आएगा, एक फर्स्ट होगा। सेकंड वाले को हमेशा लगेगा कि यार इसने ये गलत कर दिया, मैं कर लेता तो मैं जीत गया था। सो दैट इज हाउ वी टेक लाइफ। पर सर यहाँ से सवाल ये आता है कि सच क्या है, सच कौन सी साइड है? देखिए, सच किसी एक साइड नहीं होता, सच तो वही है। कौन उसको अपनी साइड दिखा पा रहा है, समझ पा रहा है, ये बात है। सच तो कभी स्थान बदलता नहीं है। सच जो है वो तो एक स्थूल है, स्टेशनरी है, वो तो वही है। हम
उसको अपने साइड में लें या किसी और साइड लें, वो पर्सपेक्टिव या नज़रिया गलत है। क्योंकि सच यही है कि उस व्यक्ति ने सरकारी ज़मीन पर एक घर बनाया। सच ये है कि वो 20 साल से चाहे किसी भी प्रकार अलग अलग लोगों को मैनेज करके वहाँ रह रहा था, बिजली पानी भर रहा था। ये सच है। अब न्याय संगत क्या है कि क्या उसको वो ज़मीन का हक मिल गया? क्या न्याय संगत है कि सरकारी ज़मीन उसको दे दी जाए? न्याय, अब इसको हम एक और एंगल से भी समझते हैं कि मेरा घर है, मेरे घर के पास एक पौधा था, वो पेड़ बनता जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मेरे घर के रास्ते को खराब करेगा, मैं उस पेड़ को उखाड़ के फेंक देता हूँ। तो अब ये भी सच है कि मेरे घर के रास्ते में आ रहा है वो। तो अब मुझे ये तय करना है कि मैं उसके बारे में जो निर्णय लूँ वो एक न्याय संगत, एक व्यवहारिक हो। तो मैं शायद उस पेड़ को वहाँ से हटाकर कहीं और जगह पर स्थापित कर दूँ, जिससे कि मेरा रास्ता भी नहीं हो खराब और पेड़ का मैं नुकसान भी नहीं करूं। तो ये आपका जो ईमानदारी से तय करा गया कार्य है, वही तय करता है कि आप सच के साथ हैं या सच आपके साथ है। सर, आपने मुझे ये कहा कि आपने भगवत गीता बहुत बार पढ़ी है, लेकिन अभी आप उसे समझ रहे हैं। करेक्ट। और जैसा कि हमने न्याय और धर्म की बात की, तो मैं भगवत गीता की बात भी करना चाहूंगी कि वो कहते हैं ना कि कर्म कम्स इन फुल सर्कल। जैसा आपने किया वैसा आपको मिलेगा। करेक्ट। क्या ये आपको कोर्ट रूम में फील हुआ है कि वो कर्म लौट कर आया है, वो कर्म का लेसन आपने वहां सीखा है? बहुत बार मैंने दोनों तरफ के तजुर्बे देखे हैं। जी। जैसे एक मैटर को मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ रात को 1:30-2 बजे तक, अगले दिन मैं कोर्ट में जाता हूँ और दूसरा लॉयर कोई प्रॉब्लम होती है और वो डेट ले जाता है, 3-4 महीने की डेट लग जाती है। तो मैंने अपना कर्म करा जी। मैंने अपने केस की पूरी तैयारी करी। अब उसका परिणाम क्या आया उससे मैं अफेक्टेड नहीं हूं। ये गीता है, भागवत गीता यही है। अब दूसरी तरफ मैंने कर्म नहीं करा, मैं कोर्ट में चला गया और मैंने एक बहाना लगाया और तारीख ले ली, ये अलग कर्म हो गया। तो जैसे हम कर्म करेंगे, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि मैंने ये सोचा कि मैं केस में जाके तारीख ले लूं, परंतु जज ने तारीख नहीं दी। उसने मुझे कहा कि नहीं बहस करो। अगर कोई गवाह आया है तो मैंने कहा कि नहीं इसको मैं बहाना लगाकर तारीख लेता हूँ, वो मेरा कर्म नहीं ठीक। तो पर अगर मैं तैयारी से गया हूँ तो वो कर्म मेरे साथ है, और निश्चित रूप से अगर आज तारीख लग गई है तो मैं अगली तारीख के लिए भी तैयार हूँ, किसी भी तारीख के लिए तैयार हूँ। तो जो भी आपका कर्म होगा आपके साथ वही चलेगा, कोर्ट में भी, और मैं कहूँगा कोर्ट के अलावा लाइफ में ही, पूरे हमारे जीवन में। लाइफ में मैं दूसरे हिस्से मानता हूँ जब हम अपने क्लाइंट्स को इंटरेक्ट करते हैं। मैंने एक बड़ी सिंपल सी चीज़ अपने कैरियर में अडॉप्ट करी कि मैं जहाँ हूँ मैं वही हूँ, उसके अलावा कहीं नहीं हूँ। अगर मैं किसी क्लाइंट के साथ बैठकर उसकी बात सुन रहा हूँ तो मैं सिर्फ उसी के साथ फोकस्ड हूँ। फिर मुझे ये नहीं सोचना कि मुझे भूख लग गई है, मैंने लंच नहीं करा, या मैंने कोई और कार्य करना है। तो अगर मैं किसी कोर्ट रूम में कोई काम कर रहा हूँ, केस में हूँ, तो मैं फिर सिर्फ उसी कोर्ट रूम में हूँ। इसी को मैं अपने अनुसार एक कर्म मानता हूँ, क्योंकि कर्म करना मैं मानता हूँ कि 2 चीज़ों पर आधारित है। पहला, किसी कार्य को करना। दूसरा इससे इंपॉर्टेंट है, उस कार्य को ईमानदारी से करना। आप काम कर रहे हैं, आप पेड़ काट रहे हैं, काम कर रहे हैं, परंतु ईमानदारी से कार्य करना यानी मुझे ये समझना कि इसको मैंने वृक्ष को कहाँ से क्या करना है। मैं किसी केस में आर्गुमेंट्स कर रहा हूँ तो मुझे ये बुनना अनिवार्य है कि मुझे आर्गुमेंट्स कहाँ से किस प्रकार ट्रैवल करने हैं। तो कर्म जो है एक बहुत ही कोर्ट रूम में आपको वापसी देता है। अगर आपने अपनी चीज़ के लिए, ये लॉयर्स के लिए मैं कहूँगा ये कनेक्ट है कर्मा भागवत गीता से। अगर आपने अपने केस की पूरी तैयारी नहीं करी है
तो ना तो आप अपने से जस्टिफाई कर पा रहे हैं, ना अपने क्लाइंट को जस्टिफाई कर पा रहे हैं, और ना ही कोर्ट को कन्विंस कर पाएंगे। परंतु अगर आपने अपने केस की प्रिपरेशन पूरी करी है, आप समझ चुके हो कि मेरे ये पॉइंट्स हैं और इन पर ये लॉ पॉइंट्स हैं, और आप स्ट्रेंथफुली अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो ये आपने ईमानदारी से अपना कर्म किया है। तो धर्म जो है, मुझे लगता है कि एज ए लॉयर, एज ए एडवोकेसी, गीता ने भी हमें यही संदेश दिया है कि मुझे एज ए लॉयर अपना धर्म निभाना है, यानी मुझे अपने केस को, अपने काम को बखूबी तैयारी से करके प्रेजेंट करना है। और उस फल की चिंता नहीं करनी, जो कि भगवत गीता कहती है कि कर्म करो पर डिटैच हो जाओ। बट सर, ये बहुत ही ह्यूमन नेचर है कि अगर हम कुछ कर्म कर रहे हैं तो हम चाहेंगे कि उसके रिजल्ट्स हमें मिलें। कुछ दिमाग में हम विजन बनाकर ही वो कर्म करते हैं। तो ये जो भगवत गीता का एक गाइडलाइन जो है कि कर्म करो फल की चिंता मत करो, इसको एक्चुअली में लाइफ में कैसे फॉलो किया जाए? वेरी सिंपल, मैं इसको कोर्ट रूम में अप्लाई करता हूँ। बताइए। मैंने एक केस की पूरी तैयारी करी। जैसे मैंने शुरू में कहा कि जजमेंट जज अपने पर्सपेक्टिव से देगा, अपनी क्षमता के आधार पर देगा। जजमेंट मेरे अगेंस्ट आ गई, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं वहीं परेशान हो जाऊं, या मैं तुरंत ये सोचना शुरू करूं कि अब मुझे इसकी अपील करनी है, और मुझे ये ग्राउंड्स बनाने हैं, ताकि मैं अपीलेट कोर्ट में ये जो कमियां रह गई हैं इनको शो करके तो रिलीफ लूं। तो मैंने अपनी लाइफ में पर्सपेक्टिव ये रखा है कि प्रॉब्लम आ गई, आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करा, परंतु वो जजमेंट नहीं मिली आपको। फिर से मैं जजमेंट कहूँगा, जस्टिस नहीं। तो जजमेंट आपको वो नहीं मिली जो आपको लगता था कि होनी चाहिए। तो फॉर्चुनेटली आपके पास अभी दरवाज़ा खुला है, आप और अच्छे तरीके से अपना कर्म निभाइए और उस जजमेंट को चैलेंज करिए। तो आपके पास कर्म करने का अधिकार है, जजमेंट देना तो बेंच का काम है। बार की साइड से, लॉयर्स की साइड से, बार और बेंच हम दो कनेक्ट करते हैं सदा। बार का कर्म करना अपना काम है, जजमेंट जज ने देनी है, बेंच ने। सो एज ए लॉयर वी डू अवर बेस्ट एफर्ट्स। हम पूरी कोशिश करते हैं, ईमानदारी से करेंगे कि हम बातों को प्रॉपर अच्छे तरीके से पोजीशन करें, प्लेस करें। जजमेंट हमें नहीं देनी है, हमें सिर्फ उसको एक्सेप्ट करना है और आगे चलना है। जब कोर्ट में बहुत बार ऐसा होता है कि जजेस हमारी जो जजमेंट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं देते हैं, उसके बावजूद लॉयर्स अपना हेड बो करते हैं और वो कहते हैं ऑब्लाइज्ड, धन्यवाद। तो अब जबकि मेरे हक में तो फैसला नहीं मिला, फिर भी मैं कह रहा हूँ ऑब्लाइज्ड, क्योंकि मेरे पास अभी है कि मैं अगला कर्म करूंगा, क्योंकि जजमेंट देना तो उधर का काम है, पर इधर वाला काम तो मेरा कर्म तो मेरे साथ है। तो दैट इज वाई लॉयर्स हमेशा जजमेंट लेने के बाद कहेंगे ऑब्लाइज्ड एंड मूव ऑन। सर, यूजुअली लॉयर्स के लिए एक ऐसा परसेप्शन होता है लोगों का जनरली कि लॉयर्स थोड़े अग्रेसिव होते हैं, थोड़ा काम स्टेट में नहीं रहते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। ये लोग ऑब्जर्वेशंस बनाते हैं हर प्रोफेशन के बारे में। बट जितना मैंने आपको जाना, आपसे बात की, आप एक बहुत ही बैलेंस्ड और काम स्टेट में हैं। आपका जो मैंने ज्ञान समझा, मुझे लगा कि एक बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान मुझसे बात कर रहा है। तो कैसे लॉयर्स अपनी लाइफ में और स्पिरिचुअलिटी को इनकलकेट कर सकते हैं, और कैसे अपने वर्क प्लेस में, कोर्ट रूम में उन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को लेकर आ सकते हैं बेटर और फेयर रिजल्ट्स के लिए? सिंपल, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो मैंने आपको कही कि समय के साथ ये आवश्यक होता है कि आप अपना ज्ञान बढ़ाओ, नॉलेज बढ़ाओ, अपने को नॉलेज से अपडेटेड रखो। अगर कोई किसी भी प्रकार के कानून में चेंज आ रहा है, जजमेंट्स बदल रही हैं, तो आपका नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि जब तक आपके पास विजडम नहीं है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाते जी। अब आपके पास विजडम है तो आप अपने उन विजडम को मैनेज कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर कोई क्लाइंट मेरे पास आया और मैंने उसकी परेशानी सुनी तो मैंने उसका केस डाल ही दिया। बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरे पास कोई सज्जन अपनी समस्या लेकर आए तो मैंने उन्हें समझाया कि इस समस्या का तो ये छोटा सा हल है
कि आप इस डिपार्टमेंट को इस तरह से रीच करो, आपका सोल्यूशन निकल आएगा। ये नहीं कि मैंने नोटिस देना है और कोर्ट में मुकदमा डालना है। और मुझे लगता है कि अगर 10 लोग मेरे पास आए हैं तो शायद 3 या 4 का केस मैंने कोर्ट में लिया होगा, बाकी लोगों के सोल्यूशन अदरवाइज मैंने उन्हें गाइड कर दिया। तो एक ये आपका, मैं कहूँगा ये एक कार्मिक कनेक्ट है कि जैसे हर लॉयर को, हर व्यक्ति को अपने कार्मिक कनेक्ट करने चाहिए। कार्मिक कनेक्ट, तो ये कार्मिक कनेक्ट कैसे होते हैं, जैसे अगर मैं इसको अलग अलग रूप में देखता हूँ कि हमारे विबगर, तो हमारे 7 रंग, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, और यही 7 चक्र हैं जो हमारे एनर्जी फ्लो को कनेक्ट करते हैं। अगर इन चक्रों से हम किसी भी प्रोफेशन को, खासकर लॉयर्स को बहुत अच्छा कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं देखूं मूलाधार, जो हमारा सबसे एक प्राइमरी चक्र है, तो मूलाधार में हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम अपनी स्टेबिलिटी को ढूंढ रहे हैं, डिजायर्स हैं। तो हम समझ रहे हैं कि हम अपनी कैसे स्टेबिलिटी अचीव कर लें, क्योंकि जब तक लॉयर एक संघर्ष कर रहा है तो शायद वो तब ज़्यादा सोच रहा है कि मेरे को पैसे में ये लेना है, मुझे ये गाड़ी चाहिए, मुझे वहाँ ऑफिस बनाना है। यहाँ पर लॉयर्स की थॉट गलत हो जाती है। उनको ये सोचना चाहिए कि मेरे को इस प्रैक्टिस एरिया में ये नॉलेज चाहिए। जब वो विजडम को, अपनी एनर्जी को ज़्यादा लेंगे तो जो रिजल्ट्स हैं वो इवेंचुअली ट्रैवल करेंगे। तो जब हम पहले स्तर पर प्रैक्टिस में, वकालत में शुरू होते हैं तो हमारा फोकस रहता है कि हमें लर्निंग क्या चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब मेरे पास केस नहीं है, मैं नया नया लॉयर हूँ, तो मैं अपने समय का सदुपयोग कहाँ करूँगा, या तो लाइब्रेरी में, या कोर्ट रूम में, या किसी सीनियर के पास, जहाँ मैं कुछ सीख सकता हूँ, कुछ गेन कर सकता हूँ। मैं उसकी बजाय पैसे ढूंढ रहा हूँगा तो फिर शायद दिशा आप गलत होगी। यहाँ से अगर हमारा कार्मिक कनेक्ट ठीक होता है कि हम अपने कर्म पर ध्यान देना शुरू करते हैं कि मुझे अभी सीखना है, तो हम स्टेबिलिटी करते हैं। फिर हम स्वादिष्ठान पर आ गए, हमने अपनी चीज़ों को समझना शुरू करा, हमें विज़न मिलने लगा, हम समझ पा रहे हैं कि भी मेरे को क्या चाहिए, मेरे क्या डिज़ायर हैं। मान लीजिए अगर एक व्यक्ति ने जज की तरफ जाना है, प्रोफेसर की तरफ जाना है, आज तो लॉ में इतनी कैटेगरीज हो गई हैं, किसी ने कॉरपोरेट बनना है, किसी ने ट्रायल अटर्नी बनना है, अपीलेट साइड में जाना है, कौन से प्रैक्टिस एरिया में जाना है, मुझे सिर्फ एक नारकोटिक्स के केसेस लड़ने हैं, मुझे मैट्रिमोनियल लिटिगेशन करनी है। तो यहाँ पर एक डिज़ायर्स को स्टेबल करके, बैलेंस करके समझने की ज़रूरत है कि मैं समझूं कि मुझे कौन सी लाइन पर ग्रो करना है। तो ये नॉलेज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है लॉयर्स के लिए। तीसरा जो चक्र हमारा आता है मूलाधार, मूलाधार पर हम अपने विजन को स्टेबल कर रहे हैं, साथ में हम क्रिएटिव हो रहे हैं, नॉलेज शेयर कर रहे हैं। जितना हम ज्ञान ले सकते हैं, चाहे जजेस को सुनकर, कोई लेक्चर्स को सुनकर, और आज जैसे युग बदल रहा है, अलग अलग चीज़ें हमारी लॉ में आ रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है। तो जितना हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझेंगे, उसका उतना अच्छा इस्तेमाल कर पाएंगे। इसी तरह से जब हम उसके आगे बढ़ते हैं तो लॉयर को भी कंपैशन की ज़रूरत है। अब मेरे पास वकालत है, काम कर रहा हूँ, तो पर अगर मेरे में एम्पैथी नहीं है, सहानुभूति नहीं है, तो शायद मैं कंप्लीट लॉयर नहीं बन पाऊँगा। मुझे प्रो बोनो करना चाहिए, मुझे समाज के लिए काम करना चाहिए, उन लोगों की सहायता करनी चाहिए लिटिगेशन में जो शायद मुझे पे नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो हम कंपैशन के ग्राउंड्स पर अगले चक्र में एंटर करते हैं अपनी एनर्जी लेकर। जब हम इसके आगे बढ़ते हैं तो हम अपनी विशुद्धिकरण चक्र पर आ जाते हैं। जब हम विशुद्धिकरण चक्र में, तो मेरे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं सच की बात कोर्ट में रख सकूं, सच की बात अपने क्लाइंट को बता सकूं कि नहीं भाई यहाँ पर तुम गलत हो, ये तुम्हारी थॉट गलत है, इसलिए समझौता कर लो। तो मुझे ये नॉलेज अपने क्लाइंट को देने की जरूरत होती है कि ये तुम्हारी कमी है, तुम इस पर लड़ोगे तो बाद में हारोगे। मुझे अपने क्लाइंट को भी मिसगाइड नहीं करना चाहिए, मुझे गाइड करना चाहिए कि यहाँ तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम मीडिएशन में चले जाओ।
मीडिएशन में जाकर समझौता करके इसको सेटल करो, इसकी बजाय लड़ो। तो यहाँ पर हमें क्लाइंट्स को सबको गाइडेंस के ऊपर लाना पड़ता है। जब हमारे में इतनी करेज हो, क्लैरिटी हो कि हम कम्युनिकेट कर सके सच के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लाइंट को लगता है नहीं मैं जीतूंगा, पर एज ए लॉयर मुझे दिख रहा है कि ये केस अच्छा नहीं है, तो ये मेरी एक ऑनेस्ट ड्यूटी है कि मैं उसको समझाऊं कि भाई मीडिएशन में एंटर होकर ये बातों को ध्यान रख के समझौता कर लो, इसमें तुम्हारा नुकसान कम होगा, नहीं तो लड़ने के बाद नुकसान अधिक होगा। आपने देखा होगा मीडिएशन का प्रचलन बढ़ा। मीडिएशन का प्रचलन इसीलिए बढ़ गया क्योंकि हम लॉयर्स जो हैं वो अपने क्लाइंट्स को भी गाइड करने लग गए कि अननेसेसरी लिटिगेशन से दूर रहो। जब हम यहाँ से विशुद्धिकरण से आज्ञा पर और अगले चक्रों में एंटर होते हैं तो नेचुरली हमारे पास नॉलेज हो जाती है, विजडम होती है। तो हर लॉयर धीरे धीरे कोशिश करता है कि मैं अपनी इस एनर्जी की यात्रा में आगे बढ़ूं। तो दिस इज हाउ मेरा मानना है कि एडवोकेसी एक धर्मा से कनेक्ट होती है। अगर धर्मा है तो हमें उसे एडवोकेसी के साथ मिंगल करना चाहिए, उसके साथ ऐड करना चाहिए। एंड अगर मैं इसको और बड़े कैनवस पर देखता हूँ तो एक लॉयर का रोल सिर्फ अपने तक सीमित नहीं होता। लॉयर अपने लिए कुछ नहीं करता, वो अपने क्लाइंट्स के लिए करता है, सोसाइटी के लिए करता है जी। तो लॉयर्स बहुत बार उन चीज़ों के लिए भी लड़ जाते हैं, उनके ऊपर भी प्रयास करते हैं जिनसे शायद उनका कोई बेनिफिट नहीं होना। तो अक्सर आप देखोगे कि जो लॉयर्स और लॉयर्स की बॉडीज़ हैं वो उन चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करती हैं जो शायद सोसाइटी को आने वाले समय में इफ़ेक्ट करने वाले हैं, तो वो उनके ऊपर भी एफर्ट्स डालते हैं। ज़रूरत पड़ती है हर प्रकार से उन चैलेंजेस को लेकर कोर्ट्स में जाते हैं। इसी से जन्म हुआ था PIL का, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। लॉयर्स ने एक नज़रिया रखा कोर्ट्स में, तो बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन के लिए वो आगे एफर्ट्स करते हैं। तो मेरा मानना है कि कार्मिक कनेक्ट लॉयर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। सर, आप डेस्टिनी में बिलीव करते हैं? यस। और ये मैं इस कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ कि आई एम श्योर आपने कोर्ट रूम में भी देखा होगा कि भाग्य किसी क्लाइंट का कुछ और था कि उसका रिजल्ट उसके फेवर में आया या फिर जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वो नहीं आया। आपको लगता है कि हम सबकी डेस्टिनी डिकोडेड होती है ऑलरेडी? आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, कोर्ट रूम में एक्सपीरियंस किया हो? मैं आपको दो बातों में कोशिश करता हूँ कि अपनी बात को शेयर कर सकूँ। एक व्यक्ति का मैं एक मैटर कंटेस्ट कर रहा था और वो एक तरफा केस हो गया था, एक्स पार्टी जिसे हम कहते हैं। तो उसको लगता था कि अब तो मैं केस जीत ही गया हूँ, परंतु चांस की बात होगी कि 3 बार वो केस कोर्ट में लगा और उन तीनों तारीख पर वो जज साहब छुट्टी पर थे। तो उस व्यक्ति ने मुझे कहना शुरू कर दिया कि ये तो मेरा भाग्य ही खराब है कि मेरे को तो कुछ होना ही नहीं है। तो देख लेना, अब जज साहब आएंगे भी तो वो कहेंगे अगली तारीख पे सुनूंगा और आज वो फैसला नहीं करेंगे। तो अब 4th डेट पर जब मैं गया तो जज साहब आए हुए थे। पर उस दिन उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा था। तो जैसे ही मैं अपीयर हुआ तो उन्होंने मुझे कहा कि शर्मा जी एक डेट और ले लो, अगली तारीख पे इसको सुनकर फैसला करेंगे। तो मेरे को अपने क्लाइंट की बात याद आ गई कि अगर ये ऐसा हो गया तो वो ये मानेगा कि ये तो मेरा भाग्य का ही खेल था, तो मेरे को तो ये मिलना ही नहीं है, न्याय नहीं मिलेगा, मेरा फैसला नहीं होगा। तो मैंने जैसे हमको कहा जैसा एक 2 मिनट एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा शर्मा जी आज बहुत रश है, फिर किस? मैंने कहा नहीं 2 मिनट की कहानी सुन लो। तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो बताओ। बेमन से उन्होंने मुझे कह दिया। तो मैंने कहा जी एक बार क्या हुआ कि एक पूरी सभा चल रही थी, तो उस सभा में सभी लोग एकत्रित थे। विष्णु भगवान भी आए, यमराज भी आए, इंद्र भी आए, सभी देवी देवता आए हुए थे। तो वो सभा चल रही थी। जब उस सभा में विष्णु भगवान आए तो वो उतरकर अंदर चले गए और गरुड़ बाहर बैठा हुआ था। गरुड़ क्योंकि पक्षियों का राजा है, तो उसने देखा कि एक कबूतर जो है बड़ा दुखी सा परेशान है।
तो उसने कहा कि भी बता भी तेरे को क्या समस्या है। तो उसने कहा कि मैं जब अंदर गया हूँ ना, तो मुझे यमराज जी जब अंदर जा रहे थे तो मुझे बड़ा घूर रहे थे, ऐसे घूर रहे थे कि जैसे मुझे छोड़ेंगे नहीं आज। तो मेरे को लग रहा है कि भाई आज तो मैं गया। तो गरुड़ ने कहा कोई बात नहीं, तू एक काम कर, अभी सभा में समय है, तू मेरे ऊपर बैठ, मैं तुझे यहाँ से 10 योजन मील दूर छोड़ाऊंगा। तो उसने कहा ठीक है, फिर तो मैं बच जाऊंगा। तो वो कबूतर फट गरुड़ पर बैठा, गरुड़ की रफ्तार मानी हुई है, बहुत तेज है। वो गया 10 योजन मील दूर, उसे एक पेड़ पर उतार कर वापस आ गया। इतने में सभा समाप्त हो गई। सभा समाप्त हुई तो बाहर निकले तो यमराज उस कबूतर को ढूंढ रहे थे। वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि कहाँ गया कबूतर। तो गरुड़ कहता है कि महाराज किसको ढूंढ रहे हो। कहते यार यहाँ पर एक कबूतर बैठा था, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तो वो कबूतर वो कहता है जी मैं उसे तो 10 योजन मील दूर एक पेड़ पर छोड़ा हूँ। तो यमराज ने कहा कि भाई गरुड़ तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, नहीं तो आज शायद डेस्टिनी बदल जाती, क्योंकि कुछ क्षण के बाद उस कबूतर की मृत्यु एक बिल्ली ने मार कर खाना था इतने मील दूर। तो तूने तो हमारी सहायता कर दी, मैं परेशान था कि ये तो डेस्टिनी चेंज हो जाएगी। तो मैंने कहा जज साहब इस केस की डेस्टिनी भी यही है कि आज फैसला कर दो, इसमें कोई दूसरी तरफ से अपोजिशन नहीं है। तो जज साहब ने उन्होंने कहा कि ठीक है मैं आज ही फैसला कर दूंगा। तो उसकी डेस्टिनी उस दिन लॉक हो गई। तो डेस्टिनी मैं कहूँगा कर्म से कनेक्ट होती है। बिल्कुल। ईश्वर आपको कोई ना कोई कर्म करने के लिए प्रेरित करेगा, तो आप उस डेस्टिनी तक पहुंचोगे। जब तक आपको वो मोटिवेशन नहीं मिलेगी, तब तक आप कोई कर्म नहीं करोगे, तो डेस्टिनी स्वयं नहीं होती। इसको एक और उदाहरण देता हूं मैं अपनी लाइफ का। बहुत समय पुरानी का, जब मैं वकालत में अभी कुछ समय हुआ था आया था, तो दिल्ली में एक ट्रांजिस्टर बॉम्ब्स कांड हुए थे। और मैं वजीरपुर की रेड लाइट के ऊपर दिल्ली में वेट कर रहा था, एक डीटीसी की बस के बिल्कुल साथ में खड़ा, अपने एक 2 व्हीलर स्कूटर के ऊपर मैं वेट कर रहा था। और मैं इंतज़ार कर रहा था कि ये लाल बत्ती तो बहुत टाइम ले रही है, किसी तरह से ट्रैफिक रुके और मैं ये रेड लाइट क्रॉस कर जाऊं। तो मैंने वो जैसे ही ट्रैफिक मुझे लगा कम है, तो मैं जंप कर गया, वो रेड लाइट स्कूटर लेकर क्रॉस करा। और हार्डली मैं 10 सेकंड 15 सेकंड आगे गया, उस लाल बत्ती को क्रॉस कराई, तो पीछे बस में एक बड़ा ज़बरदस्त धमाका हुआ। उस धमाके में उस समय तकरीबन 14 लोग मर गए, ड्राइवर के तो चिथड़े उड़ गए थे। और उस ड्राइवर के बराबर में मैं साइड में स्कूटर पर खड़ा था। तो मुझे लगता है कि डेस्टिनी शायद आपके किसी ना किसी कर्म से आपको कनेक्ट करती है। बिल्कुल। किसी व्यक्ति ने शायद उस बस में नहीं चढ़ना था, पर वो चढ़ गया होगा, तो उसकी डेस्टिनी उसमें लॉक थी। तो इस तरह से जो ईश्वर ने आपके लिए लिखा हुआ है, अगर मुझे आज पॉडकास्ट आना था तो मैं आपके पास हूँ, तो कहीं ना कहीं कोई कर्म कनेक्ट हुआ और मैं यहाँ पर आपके साथ हूँ। तो ईश्वर निश्चित रूप से डेस्टिनी तक आपको ले जाता है, परंतु उसके लिए कर्म हम स्वयं करते हैं। सर आपकी कामनेस का राज क्या है? आपको गुस्सा नहीं आता कभी भी? आप मुझे, जैसा मैंने कहा, बहुत ही बैलेंस्ड स्टेट में लग रहे हैं, बहुत काम लग रहे हैं। रंगोली, मैं एक बात पूछता हूँ आपसे कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप कौन सी चीज़ उठाओगे अगर आपको उनमें से कोई चुननी है तो? डिपेंडिंग कि मतलब मुझे क्या चाहिए क्या उसमें से। चाहिए, या आपको जो सबसे ज़्यादा आनंददायक अच्छा लगेगा आप उसे उठाएंगे। जी। तो लाइफ के जितने भी हमारे भाव हैं, मुझे लगता है कि हमें उनमें से उन भाव को महत्व देना चाहिए जो हमें खुशी, हैप्पीनेस, आनंद देते हैं। बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक अकेला शब्द है आनंद, जिसका कोई भी विपरीत शब्द नहीं है। खुशी का गम हो सकता है, खट्टे का मीठा होगा, परंतु आनंद एक ऐसी चरम सीमा है जिसका आपके पास कोई विपरीत शब्द नहीं है। तो मैं गुस्सा क्यों करूं? क्योंकि मेरा एक सिंपल सा ध्येय सोच है कि गुस्सा एक बहुमूल्य गहना है जिसे हम कभी कभी धारण करें। गुस्सा एक गहना है, गहना हम
किस लिए पहनते हैं? आभूषण हम क्यों पहनते हैं? दिखाने के लिए। औरों को दिखाने के लिए। परंतु हम उस आभूषण को धारण करते हैं, अपने अंदर नहीं ले जाते। वो हमारे शरीर पर एक धारण यानी एक बाहर का हिस्सा है, आवरण के रूप में एक हिस्सा बनता है। तो गुस्सा बहुत सिंपल से तरीके से मैं ऐसे ही समझता हूँ कि वो एक आपका बहुमूल्य आभूषण है। बहुमूल्य का मतलब है, अब बहुमूल्य आभूषण हम कब कैरी करते हैं, कब पहनते हैं? स्पेशल ओकेजन्स के लिए। रेयरेस्ट ऑफ रेयर। तो हमें इस आभूषण का इस्तेमाल बहुत कम और कभी यदा कदा करना चाहिए, बहुत कम। और अब इस आभूषण हम क्यों पहनते हैं? दिखाने के लिए। स्वयं को तो नहीं दिखता, औरों को दिखाने के लिए। तो गुस्सा भी एक भाव है जो औरों को दिखाने के लिए आपको कभी कभी लाना चाहिए। अगर गुस्सा आपके अंदर है तो आप आनंद से वंचित हो। तो बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ के रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि किसी को डांटना चाहते थे तो अब गुस्सा ही नहीं आ रहा। तो मेरे साथ तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि मेरी वाइफ की शिकायत होती है कि आप इसको गुस्सा ही नहीं कर रहे हो, आप इसे गुस्सा तो करो। तो मैं कहता हूँ गुस्सा ला रहा हूँ, आएगा तो मैं कर दूंगा, परंतु मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, या कुछ भी जो भाव है। तो बहुत सारे ऐसे जीवन में हमारे मौके रहते हैं जिसमें लगता है कि गुस्सा क्यों करना है। जब आपके पास टेबल पर आनंद है, अच्छी चीज़ें हैं, तो मेरे को लगता है कि मैं उनको प्राप्त करने के लिए अधिक प्रयास करूँगा। गुस्सा एक नकारात्मक है, ये मेरे कर्म की भी बाधा है। शायद गुस्सा करके मैं अपने कर्म को बढ़ा रहा हूँ, एक नेगेटिव स्टेज की तरफ ले जा रहा हूँ। तो मुझे साधारण तरीके से यही समझ आता है कि इस आभूषण को ना के बराबर धारण करना चाहिए, और स्वयं के लिए तो कभी भी नहीं धारण करना चाहिए। अगर कभी जरूरत पड़े कि कोई बहुत ही ऐसी स्थिति है, तब आपको धारण करके औरों को दिखाना चाहिए। बहुत सुंदर। सर, आपने कहा कि कर्म बढ़ा रहा हूँ, आपके अनुसार क्या कुछ ऐसे भी तरीके हैं जिनसे हम हमारे कर्मों की क्लियरेंस कर सकते हैं, कार्मिक क्लियरेंस जिसे मैं कहती हूँ? आपको लगता है कि एक इंसान अपने कार्मिक टाइज को तोड़ सकता है उन तरीकों से? देखिए, वैसे मैं किसी भी प्रकार से नहीं मानता कि मैं कोई स्पिरिचुअल या आध्यात्मिक गुरु हूँ कि मैं इस बात का जवाब दूँ। परंतु एक अपनी सोच के अनुसार मैं ये समझता हूँ कि जो भी हमारे कर्म हैं, हमें उन कर्मों को संपूर्ण करके काट देना चाहिए, उन्हें कैरी ऑन नहीं करना चाहिए। जब हम उन्हें कैरी ऑन करते हैं तो हम परिणाम की उम्मीद रखने लगते हैं। तो इसलिए जो कर्म है, आप अपना कर्म करिए, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपके हाथ में जो था आपने कर दिया। जस्ट एज जैसे मान लीजिए कि 10 व्यक्ति खड़े हैं और एक वहाँ से एक सामान उठाया जा रहा है, स्टोन उठाया जा रहा है जो हम पास ऑन कर रहे हैं। अब मेरे पास इधर से कोई चीज़ आई, मैंने आगे पास ऑन कर दी। तो मेरे को इतने में रहना चाहिए कि मेरा कर्म क्या है। जब मुझे ये समझ आ जाए कि मेरा कर्म ये है, ये ईश्वर ने मुझे डिफाइन करा हुआ है, तो मुझे उसको अच्छे तरीके से निभाना चाहिए। तो मुझे लगता है कार्मिक कनेक्शंस शायद ये आप तभी डिस्कनेक्ट कर सकते हैं जब आप अपने कर्म को ईमानदारी से निभा रहे हैं। सर, क्या आपको लगता है कि फॉरगिवनेस हेल्प कर सकती है हमारे कर्म काटने में हमारी? ऑफ कोर्स। आप एक बात समझिए कि फॉरगिवनेस कहाँ आएगी? फॉरगिवनेस आएगी जब मैं किसी और के कर्म को भी एक जजमेंटल इवैल्यूएट करने की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने अपना कर्म कर दिया, परंतु मैं उसके परिणाम की तरफ चल रहा हूँ कि भाई मैंने केस जीत दिया, इसने मेरे को ये कम फीस दी, मुझे ये चीज़ नहीं दी, तो उसने नहीं दी। अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मेरे अंदर कोई उसके विपरीत भाव आएंगे, क्रोध आएगा, या मैं छोड़ दूंगा फॉरगिवनेस। मुझे लगता है कि अगर आप फॉरगिव नहीं करते हो तो आप स्वयं को तड़पा रहे हो, स्वयं को परेशान कर रहे हो। जिस मोमेंट आपने फॉरगिवनेस कर दी तो उसको हम एक सिंपल से सरलता से कहते हैं लेट गो। तो आपने लेट गो कर दिया। जब
आपने फॉरगिवनेस नहीं करी तो आपने उस चीज़ को, उस बात को अपने ऊपर एक वजन के साथ आप कैरी कर रहे हो लाइफ में। तो मोमेंट जिस वक्त आपने फॉरगिव कर दिया, आपने छोड़ दिया, लेट गो कर दिया, तो आप हल्के हो जाते हो। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आप सरलता से जीवन जीते हो, हमारी फ्री विल से, है ना। मैं ये बिलीव करती हूँ सर कि जो हम सोचते हैं कि मेरे लिए ये बना है, मैं ये करने के लिए बना हूँ, मेरी लाइफ में ऐसा होगा, पर वही ना जो भाग्य में लिखा है, जो डिवाइन गाइडेंस हमें फॉलो करके हमें बताना चाह रही है, हमारा पाथ जो डिवाइन गाइडेंस ने बना दिया है, आई थिंक उसको हम मात नहीं दे पाते हैं। डेफिनेटली। इसीलिए तो अगर मैं, जैसे कि जिक्र हमने शुरू करा एडवोकेसी विद धर्मा, तो पहले तो समझने की ज़रूरत है कि धर्मा क्या है। धर्मा कोई रिलीजन नहीं है, धर्मा है मैं ईमानदारी से अपने कार्य को करूं और बिना किसी रिजल्ट को एक्सपेक्ट करे हुए, बिना ये सोचे कि भी मेरे को एफर्ट कर रहा हूं तो इसका परिणाम क्या मिलेगा। मैं कहूँगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो एडवोकेट एक्ट और जो हमारे रूल्स हैं, तो वो रूल्स इस प्रकार से फ्रेम करे गए हैं कि हम कभी भी किसी भी प्रकार से अपने क्लाइंट के केस जीतने से या हारने से अपनी फीस को कनेक्ट नहीं करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अगर मैं केस जीत जाऊंगा तो मैं इतने पैसे लूंगा। हम एज ए एडवोकेट अपनी फीस या अपने चार्जेस अपने कर्म के ऊपर फोकस करके करते हैं कि मैं आपके लिए ये कार्य करूंगा, परिणाम से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं होती। तो इस तरह से मेरा मानना है कि हम अपने प्रोफेशन में धर्मा से ही एडवोकेसी को कनेक्ट करते हैं, हम रिजल्ट्स के ऊपर फोकस्ड नहीं है। बिल्कुल। बहुत बार ऐसा होता है, एक केस को मैं कंटेस्ट कर रहा था और केस को कंटेस्ट करते करते जज साहब ने कह दिया कि इसमें तो कुछ भी नहीं है राकेश जी, आपके नाम पर ये फैसला हो जाना है, कुछ भी नहीं है, तो पर मैं आज फैसला लिखा नहीं पाऊंगा, आप परसों आ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है जी। और डे आफ्टर टुमारो जब मैं गया तो पता लगा कि उस दिन सुबह सुबह वो जज ट्रांसफ़र हो गए, उनकी जगह पर दूसरे जज साहब आ गए। तो वो कहने लगे नहीं, इसमें तो मेरे को डिटेल में सुनना पड़ेगा, इसमें तो केस मेरे को लगता है शायद आपका बनता ही नहीं है। तो शायद डेस्टिनी थी कि जज का बदलना है और मुझे जो केस में शायद 2 मिनट भी नहीं आर्गूमेंट करना था, उसमें मुझे 1 घंटा आर्गूमेंट करके जज साहब को एक्सप्लेन करना पड़ा। तो शायद मेरी तरफ से कर्मा कहीं लैकिंग हो रहा था, तो ईश्वर ने डेस्टिनी तक पहुंचाने के लिए जज साहब बदल गए, मेरा कर्मा पूरा हुआ और फैसला मेरे हक में हुआ। तो इस तरह से एडवोकेसी 100% हमारे कर्मा से है, रिजल्ट से, परिणाम से नहीं है। बिल्कुल सर। और यही आज हमने जाना कि स्पिरिचुअलिटी भी हर जगह है। हम एक नॉर्मल मटेरियल लाइफ जीते जीते उस स्पिरिचुअल भाव को हमारे अंदर फील कर सकते हैं, बेटर रिजल्ट्स लोगों के लिए लेकर आ सकते हैं, एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर बहुत मज़ा आया आज आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। तो आज हमने कोर्ट रूम में स्पिरिचुअलिटी को जाना। जी हाँ, देखिए स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म कोई वेशभूषा नहीं है, ये एक फीलिंग है, ये एक इंटेंशन है जो हम कैरी करते हैं। हम हमारे वर्क प्लेस में से लेकर आ सकते हैं, हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं, हम हमारी स्पिरिचुअलिटी से दुनिया का भला कर सकते हैं। तो आज हमने यही जाना। आई एम श्योर कि आपके जो मिथ्स थे, जो हमारे जनरल परसेप्शंस होते हैं कि एक लॉयर कि एक लॉयर स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, आज के पॉडकास्ट के बाद तो वो ज़रूर ब्रेक हुए हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या ज्ञान आपने सर्जित किया, आपके क्या ओपिनियंस हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।